ठीक है, आज हम जो है पॉल साइंस का क्लास 11th जुडिशरी चैप्टर का पेज 128 से कंटिन्यूएशन करेंगे। पेज 128 रिमूवल ऑफ जजेस आपका टॉपिक है। यहाँ से शुरू करते हैं, तो रीड करो ओजस्वी। तो रिमूवल ऑफ जजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि एक बार आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज चुन लिए गए, उसके बाद आपको हटाना इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टास्क। आपको हटाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जज को हटाने के दो ही तरीके हैं, दो ही ग्राउंड है जिसके ऊपर आप जज को हटाने की बात कर सकते हो, प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। या तो उनका बिहेवियर ठीक नहीं है या वो इनकेपेबल हो गए हैं। मोशन कंटेनिंग चार्जेस मतलब कि एक बिल जो है वो फ्लोट किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, एंड दोनों को स्पेशल मेजोरिटी से पास होना होता है। अगर दोनों हाउसेस में उसको स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिलती है तो आप जो है ये बिल जो है क्लियर नहीं होगा और आप जज को हटा नहीं सकते हैं। तो हमेशा जो है दोनों हाउसेस से क्लियर होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मुश्किल थिंग, इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि दोनों हाउस क्लियर मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी के साथ इस बिल को क्लियर कर दें, तो जिसके कारण जज को हटाना बहुत मुश्किल बन जाता है। उसके अलावा जब जज का चुनाव किया जाता है, जब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है, तो एग्जीक्यूटिव का बहुत रोल होता है, पर जब जज का रिमूवल होता है तब आपका लेजिस्लेचर का रोल होता है। तो जज की अपॉइंटमेंट में जहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बट जज के रिमूवल में लेजिस्लेचर काम कर रहा है, तो इससे बैलेंस ऑफ पावर भी मेंटेन होता है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी मेंटेन होता है। आज तक एक जज के खिलाफ ही ये सारा जो बिल था वो पास होने की बात हुई थी, उसमें भी जो है एंड में आके वो बिल रुक गया था क्योंकि टोटल हाउस का 51% नहीं मिल पाया था। तो इसके कारण जो है आज तक कोई जज रिमूव हो ही नहीं पाया है। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिमूव अ जज, वेदिका। तो ये पेज नंबर 129 पे एक बॉक्स है, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिमूव अ जज। इसमें बताया गया है कि वो जो अनसक्सेसफुल केस था वो एग्जैक्टली क्या था। तो इस केस में क्या हुआ था, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो जज थे, चीफ जस्टिस थे आपका जस्टिस पी रामास्वामी, उनके ऊपर जो है करप्शन के चार्जेस लगे थे। एंड बिल पास हुआ, बिल जो है प्रेजेंट हुआ दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में, और बिल जो है उसको स्पेशल मेजोरिटी 2/3 की तो मिल गई। पर जब टोटल हाउस की वोटिंग होनी शुरू हुई लोकसभा और राज्यसभा की, तो कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम इसके खिलाफ वोट नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेजोरिटी नहीं मिल पाई, 51% ऑफ द टोटल हाउस नहीं मिल पाया और वो जज रिमूवल से बच गया। तो जज को हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसका ये एग्जाम्पल था। 1 मार्कर में पूछ लेंगे आज से कौन से जज के खिलाफ ये हुआ है। देन आता है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। हमारा जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है उसमें टॉप पे कौन सा कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन है वो सारे नीचे के जितने भी कोर्ट पढ़ते हैं लोअर, उन पे बाइंडिंग है। इसके अंदर जो है आप हाई कोर्ट के जजेस की ओर ट्रांसफर करने की पावर सुप्रीम कोर्ट रखता है। कोई भी केस जो है वो लोअर कोर्ट से अपने पास लेने की पावर रखता है, और एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी केस ट्रांसफर करने की पावर रखता है। उसके बाद आता है आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट से अपील लेता है, और ये जो है रिट्स इशू करने की पावर रखता है। रिट्स हमने पहले पढ़ा था, जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होंगे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और रिट्स इशू करे जाएंगे। फिर अपने एरिया में पढ़ने वाले, अपनी स्टेट में पढ़ने वाले सारे केसेस को हैंडल कर सकता है और लोअर कोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो उसके एरिया में, जिले में, उसकी लोकेलिटी में जितने केसेस पढ़ते हैं उनको हैंडल कर सकता है। देन लोअर कोर्ट्स की अपील ले सकता है, और कोई सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है उसके ऊपर भी डिसीजन ले सकता है। जो सबसे लोअर होता है आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ये भी सिविल और क्रिमिनल नेचर के केसेस को देखते हैं। यहाँ तक देखो, कोई डाउट है तो पूछो। अगला टॉपिक है आपका ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 6 मार्कर क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर डायरेक्टली किस तरीके के केसेस आते हैं। आप कौन से केसेस लेके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके के केसेस को देखता है, इस तरह के आपको क्वेश्चन आ सकता है ज्यूरिसडिक्शन। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सबसे पहले होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वो ज्यूरिसडिक्शन है जहाँ पे केस किसी और कोर्ट में न जाके सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आएगा। उसके अंदर आपके होते हैं जब भी यूनियन और स्टेट का झगड़ा, मतलब कि सेंटर का और स्टेट का झगड़ा हो गया, 2-4 स्टेट एक तरफ 2-4 स्टेट दूसरी तरफ हो गया, स्टेट स्टेट का झगड़ा हो गया, स्टेट सेंटर का हो गया। इस तरह से जब भी स्टेट्स और सेंटर के बीच की कोई भी लड़ाई होगी या स्टेट स्टेट की कोई लड़ाई होगी,
तो वो लड़ाई सीधा की सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, किसी और कोर्ट में नहीं जाएगी। इसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। उसके अलावा होता है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया बट आप उनके डिसीजन के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड कि आपकी अपील को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। अगर वो आपकी अपील को एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका जो केस है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। उसको एपिलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। उसके बाद होता है एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि जब भी प्रेसिडेंट को कोई भी पब्लिक मैटर पे कोई इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर एडवाइस लेनी होती है प्रेसिडेंट उसकी सुप्रीम कोर्ट की, तो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है कि आप मुझे एडवाइस दो। अब ना सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है वो एडवाइस दे ना दे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी तो प्रेसिडेंट की मर्जी है वो एडवाइस ले या ना ले। उसके बाद आता है रिट्स। जब लोगों को लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। एंड जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स इशू करेगा, जो हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन को, वारंट ऑफ सेरेटोरी हमने पढ़े थे। उसके अलावा जो है ये चारों जो है इसकी मेजर जो है जुरिस्डिक्शन का पार्ट बनते हैं। एक बार इसको रीड करो, कोई डाउट है तो पूछो। तो सबसे पहले आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि वो केसेस जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और किसी भी लोअर कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है जनरली स्टेट और सेंटर की झगड़ों के लिए फेमस होता है। इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है एक एम्पायर का काम करता है बिटवीन स्टेट, सेंटर एंड डिफरेंट स्टेट्स। एंड इसके अंदर जो है इसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसलिए भी कहा जाता है कि जहाँ पे स्टेट सेंटर का और स्टेट स्टेट का प्रॉब्लम होगा वहां पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही चलेगी, किसी और लोअर कोर्ट की नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है सेटल भी करवाता है स्टेट सेंटर के झगड़ों को, प्लस सुप्रीम कोर्ट जो है ये भी डिसाइड कर सकता है कि यूनियन की सेंटर की पावर क्या है और स्टेट की पावर क्या है। ये डिसाइडिंग फैक्टर भी आपका सुप्रीम कोर्ट के अंडर जाता है। उसके बाद आता है रिट्स जुरिस्डिक्शन। फिर अगला आपका रिट्स जुरिस्डिक्शन होता है। रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि जब आप जो है आपको लगता है आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं, आपको आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो, आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। एंड सुप्रीम कोर्ट उसके बदले कुछ डायरेक्टिव्स इशू करेगी, कुछ ऑर्डर्स इशू करेगी, जिसको वो रिट्स कहते हैं। ये हमने डिटेल में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सेरेटोरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो, वही इनको कहते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप हाई कोर्ट जाना चाहो हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाना है सुप्रीम कोर्ट जाओ। उसके बाद आता है हमारा एपिलेट जुरिस्डिक्शन। तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। आपको किसी कोर्ट ने कोई सजा दे दी है या कोई डिसीजन दिया है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, आप अपील कर सकते हो कि मेरा ये केस लीजिए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट्स। आप इसकी लीगैलिटी देखिए, इस केस को देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, उसके पास जो अपील आई अगर वो उस अपील को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे एपिलेट जुरिस्डिक्शन के अंडर लेते हैं। उसके बाद आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। फिर आपका होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइजर का काम करता है। जब भी प्रेसिडेंट को किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पे डिस्कशन करनी हो, एडवाइस देनी हो सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है वो डिसीजन या कोई एडवाइस दे ना दे, और प्रेसिडेंट को जब एडवाइस मिल जाती है तो प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को सुने या ना सुने। इसको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। एक बार ये चारों पॉइंट्स पढ़ो, कोई भी डाउट है एक बार मुझसे पूछ। ठीक है। पेज नंबर 134 पे एक क्वेश्चन है, चेक योर प्रोग्रेस करके। उसमें से मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ, लेट्स सी कौन पहले आंसर करता है। सबसे पहले, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ऑफ बिहार एंड यूनियन ऑफ इंडिया, वो कौन सी उसका पार्ट बनेगा जुरिस्डिक्शन का? हाई कोर्ट, एडवाइसरी, जुडिशियल रिव्यू, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट या सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से किसका पार्ट बनेगा वो? डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ऑफ बिहार किसका? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का। दूसरा है, अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा विल गो टू, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील कहाँ जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी किस में लिखी हुई है? ये हमारे हिंदुस्तान में किस चीज में लिखा हुआ है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशन। डिक्लेयरिंग अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, किसके पास पावर है कि किस पावर के अंडर, या तो इस तरह से कह सकते हैं
कि आप एक लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हो? किस पावर के तहत आप किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हो? इसका आंसर है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू होता ही यही है, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून अगर उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहे हैं तो उस लॉ को खत्म कर सकती है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है बहुत नई सी एक्सपेरिमेंट है इंडिया के केस के अंदर। जुडिशियल एक्टिविज्म के अंडर एग्जैक्टली क्या है, आपका जो है पहले क्या होता था, अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो जब तक वो कोर्ट में नहीं जाएगा तब तक केस स्टार्ट नहीं होता था। बट लोगों ने जो है लोगों की प्रॉब्लम देखी, दूसरे लोगों की, उनके साथ होने वाली गलत चीजें देखी, तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट में अपील करा। एंड कोर्ट में अपील करा उन्होंने, लेटर्स लिखे, पिटिशन लिखी, एंड उन लोगों के बिहाफ पे फिर फर्दर केस स्टार्ट हुए और काफी जजमेंट्स आए जिसमें लोगों की भलाई की, ह्यूमन राइट्स की बात हुई। इसको जो है जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। यहाँ पे कोर्ट ने खुद से और कोर्ट को दिए गए जो लेटर्स पहुंचे कोर्ट तक, उसके द्वारा कोर्ट ने काफी एक्टिव डिसीजंस लिए, काफी लोगों की भलाई के लिए काम करा। इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो इसको हम रीड करेंगे। ठीक है, किसकी बारी है जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ने की? सिफत, पेज 135 से पढ़ना। एंड ठीक है, रुक जाओ। पढ़ लिया? ठीक है, ठीक है। तो कुछ आपकी अर्ली पीआईएल्स हैं। सबसे पहले 1979 की पीआईएल है, जहाँ पे बिहार की प्रिजन की बात थी। वहां पे एक लेडी गई थी,
वहां पे वो अपने रिसर्च वर्क के लिए गई थी, बट वहां पे उसने लोगों की कंडीशन देखी, बहुत बुरी हालत थी। एंड उसने जो है केस फाइल करा। वहां पे बिहार में एक लेडी जो थी वो प्रिजनर थी, हुसैनारा खातून। उसके बिहाफ पे वो केस फाइल हुआ जिसका नाम था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जो ये केस जीते और वहां पे जेल की कंडीशंस बेटर हुई। उसके बाद एक और जो है वही जेल की कंडीशन को, तिहाड़ जेल की कंडीशन को लेकर एक लेटर जो है, किसी तरह से एक कैदी जो था तिहाड़ जेल का, उसने छोटा सा पेपर वहां पे जो है, वहां पे जज जो था वो उसके लिए आया था, राउंड के लिए आया था, देखने के लिए आया था कि सब कंडीशन ठीक है कि नहीं। एंड उसने जैसे जैसे उसके हाथ में एक पेपर थमा दिया और उस पर लिखा हुआ था कि हमारे साथ ये टॉर्चर हो रहा है, उसने सारे अपने टॉर्चर बता दिया कि हमारे साथ ये जेल में हो रहा है। तो जज ने उसको एज अ पिटिशन माना और वो केस चलाया एंड तिहाड़ की भी कंडीशन को बहुत बेटर करा। उसके बाद थर्ड केस था सुनील बत्रा वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन का, ये भी केस आगे बहुत फेमस हुआ। तो ये सब चीजों की वजह से पीआईएल बढ़ती चली गई एंड जुडिशियल एक्टिविज्म आगे काफी तेज होता चला गया। थ्रू द पीआईएल द कोर्ट हैज एक्सपैंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स। तो ये बहुत सारी पीआईएल्स आई हैं जिससे लोगों को उनके हक मिले हैं, क्लीन एयर, अनपोल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी समाज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देयरफॉर सोसाइटी के बदलाव के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म का काफी रोल रहा है। थ्रू पीआईएल एंड जुडिशियल एक्टिविज्म आफ्टर 1980s, जुडिशरी ने जो है लोगों के हक के लिए काफी काम किया है। और जुडिशरी के दरवाजे उन लोगों के लिए भी खुल गए जिनको पहले लगता था कि हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो जुडिशरी ने अलाउ करा सब लोगों को, हर वो इंसान जो दूसरे की भलाई के लिए कोई केस डालना चाहता है वो डाल सकता है। जुडिशियल एक्टिविज्म के बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं, पेज नंबर 137 पे हूँ मैं, सेकेंड पैराग्राफ। इसके काफी सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। इट हैज डेमोक्रेटाइज द जुडिशियल सिस्टम बाय गिविंग नॉट जस्ट द इंडिविजुअल बट आल्सो ग्रुप एक्सेस टू कोर्ट। अब जो है सारे ग्रुप में लोग एक जैसे जिनका केस है, एक जैसा प्रॉब्लम है, वो ग्रुप्स में भी जाके केस डाल सकते हैं। इसकी वजह से जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी बढ़ गई है कि लोग हमसे सवाल कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। It has also made an attempt to make much electoral system much more free and fair. पहले जो थे जो गुंडे टाइप के लोग हो गए, क्रिमिनल वाले लोग हो गए, जो पैसे की धांधलेबाजी करते हैं, ऐसे लोग भी इलेक्शंस में खड़े हो जाते थे। बट बहुत सारी ऐसी जुडिशियल एक्टिविज्म हुए, बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स आई जिसके थ्रू इलेक्टोरल सिस्टम बहुत बेटर हुआ। द कोर्ट आस्क कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो जो भी इंसान इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है उसको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होगी और अपने एसेट्स भी बताने होंगे कि हमारे ये एसेट्स हैं, हमारे पास इतना पैसा है, ताकि क्लैरिटी रहे कि ये जो जिस बैकग्राउंड का बंदा कह रहा है एक्चुअली में उस बैकग्राउंड का बंदा है कि नहीं। अगर ये कह रहा है मैं एक गरीब किसान हूँ और ये प्रॉपर्टी लिखवा रहा है 100 करोड़ की, तो क्या वो गरीब इंसान हुआ, गरीब किसान का बच्चा हुआ? नहीं। तो इसलिए ज्यादा फेयर इलेक्शंस करने के लिए ये सब चीजें भी जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट बनती हैं। बट इसका एक नेगेटिव साइड भी है। सबसे पहले कोर्ट्स, ये जो कोर्ट्स हैं उनका बर्डन बहुत बढ़ गया है। अब हर बंदा, अब दुनिया की आबादी, हमारे देश की आबादी 100 करोड़ की है। 100 करोड़ में से अगर मैं कहती 10 करोड़ लोगों ने भी अगर पीआईएल फाइल कर दी तो कोर्ट के पास कितने पीआईएल पहुंच गए? 10 करोड़, विच इज अ ह्यूज नंबर। हमारे देश में सिर्फ 34 सुप्रीम कोर्ट के जज, सॉरी 31 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितने केसेस हैंडल करेंगे? तो ओवर बर्डनिंग ऑफ कोर्ट हुआ पीआईएल की वजह से। सेकेंडली, जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से जुडिशरी ने इतने सारे लॉज बना दिए, इतने सारे कानून नए नए बना दिए, जिसकी वजह से पार्लियामेंट को चिड़ मच गई। वो कहते कि हम लोग लॉ बनाने के लिए बैठे हैं, तुम लोग जुडिशरी का काम करो, तुम लोग पार्लियामेंट का काम क्यों कर रहे हो? कानून बनाना हमारा काम है, तुम्हारा सिर्फ ये देखना काम है जुडिशरी वालों की वो सब ठीक हो रहा है कि नहीं, अगर कोई गुनाह कर रहा है तो उसे सजा दो, तुम खुद क्यों कानून बनाने लगे हो? तो जिसकी वजह से पार्लियामेंट की, लेजिस्लेचर की और जुडिशरी की लड़ाई स्टार्ट हो गई। ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। इवन देन जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल एक्टिविज्म ही है जो लोगों को उनको न्याय दिला सकता है। तो लोग काफी फेवर में है जुडिशियल एक्टिविज्म के। फिर हम आते हैं पेज नंबर 138, जुडिशरी एंड राइट्स। हम इसको रीड करेंगे। ये लास्ट वाला किसने पढ़ा? तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं और आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो रिट्स इशू करवाने के लिए, उसे जो है आर्टिकल 32 बोलेंगे। वहीं पे आप हाई कोर्ट गए रिट्स इशू करवाने के लिए, जब आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, उस पे आर्टिकल 226 लगता है। फिर एक हमारा होता है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट या कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर दे, हमारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दे।
तो ये जो तीन चीजें हैं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2, ये क्लियरली बोलते हैं ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट्स को खत्म करे। उसके चलते हुए आपका जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू का काम ही यही होता है जुडिशरी का, अगर कोई कानून ऐसा बन गया है जो लोगों के हकों को छीन रहा है, चाहे वो लेजिस्लेचर ने बनाया हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ने बनाया हो कानून, चाहे वो सबने बिल पास कर दिया हो, सब कितने ही उसके फेवर में हो, बट अगर वो कानून जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो उस कानून को पूरा कैंसल आउट कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। इसको पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो फाइनल जो है पावर किसकी चलती है? सुप्रीम कोर्ट की चलती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये आपको अलग से आएगा। जुडिशियल रिव्यू इज अ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ। जो कानून बनाया गया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज सही है कि नहीं है। If the court arrives at the conclusion that law is inconsistent with the provision of constitution, अगर कानून को ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो ये कानून बनाया गया है वो संविधान के साथ सही नहीं चल रहा है, ऐसे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया जाता है, इनएप्लीकेबल बोल दिया जाता है। द टर्म जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाउएवर इंडिया का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज को स्ट्राइक डाउन करने की। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की पावर जुडिशियल रिव्यू की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वन मार्कर में याद रखना, जुडिशियल रिव्यू इज नोवेयर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सो एज बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास काफी रिव्यू पावर है, ये सब छोड़ दो, इसके अंदर कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, द रिलेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। ये मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगी बिकॉज ये आपका चैप्टर मुझे खत्म करना है अभी, तो इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। तो बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉ बनाने का भी काम कर रहा है, वो जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट जा रहा है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे रहे हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। वेदिका।